नमस्कार दोस्तों, मालन प्रिप के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विश्लेषण के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 56वीं से 59वीं तक जो बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से, उस क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम जो है आपको पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर्स के 10 साल्स को पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री दोनों को एक साथ, और फिर आने वाला जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का भी हम जो है वीडियो जो है जल्द आपको बना के जो है आपके सामने हम रखेंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से मैंने आप जो पहला पार्ट से जो शुरू किया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड रहते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, तो आपके आने वाले एग्जाम में जो है आपको काफ़ी फायदा आएगा कि जो क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा के रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आने वाला समय में जो आप देख ही रहे हैं कि बीपीएससी में कट ऑफ हो गया है, तो एक नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जो है आपको कुछ ऐसे सेक्शंस है जिससे आपको जो है क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जिससे जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप बार बार जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा जो है मिलने वाला है, यकीन मानिए, ठीक है। तो अब आइए हम शुरुआत करते हैं 56वीं से 59वीं से पूछे गए क्वेश्चंस का विश्लेषण करते हैं। तो जिसमें पहला क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऑप्शन आपके सामने है। पूछ रहा है किसने ये बात दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। ऑप्शन आपके सामने है, पीर मोहम्मद मुनीस, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और डी है आपका SN सिन्हा, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने कहा था चंपारण के जो किसानों की दुर्दशा थी, किनकटिया पद्धति थी, उसके बारे में उन्होंने बताया था, किसानों के बारे में एक लेख लिखा था जिसमें उसका हेडिंग था दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों का जो है उन्होंने उल्लेख किया था। पीर मोहम्मद जो मुनीस हैं दोस्तों, ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक में से एक हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वह 1919 में हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें पहला है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पुरुषों और पैसों के साथ अंग्रेजों की मदद की, अर्थात जन और धन दोनों से मदद की। किसने? दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा या जमींदार ने जन और धन से मदद की अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह में। क्या यह सही है? तो हाँ, सही है, यही पहला ही ऑप्शन सही होगा। 1857 के विद्रोह में हमने देखा कि बहुत सारे जो है अंग्रेजों के जो है सपोर्ट किए, जिसमें भी इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बिहार के दरभंगा, डुमराव, बक्सर और हटवा के जमींदारों ने इनका जो है सपोर्ट किया। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहा वह ग्वालियर के सिंधिया ने, इसको भी याद रखिएगा। ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा 1857 के विद्रोह में जो है सपोर्ट किया। देखिए, मैक्सिमम लोग जो थे जमींदारों लोग ने भी जो है अंग्रेजों को ही सपोर्ट किया। आपको पता है कि जमींदार को सपोर्ट करने का ये था कि जमींदारी जो वर्ग का स्थापना हुआ वो अंग्रेजों ने ही किया था। हमने अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी, जमींदारी रैयतवारी, जमींदारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था, जिसमें एक नए वर्ग का उदय हुआ, जमींदारी व्यवस्था। और जमींदारी व्यवस्था तो अंग्रेज को सपोर्ट करना ही था,
क्योंकि उसको लगा जब अंग्रेज भारत में रहेगा तभी तो जमींदारी व्यवस्था रहेगी। तो जमींदारों ने इनको सपोर्ट किया, बहुत सारे साहूकारों ने जो है अंग्रेजों को सपोर्ट किया। बिहार के जो है दरभंगा, डुमरा और हटवा के जो है जमींदारों और महाराजाओं ने सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा सपोर्ट किया ग्वालियर के जो है सिंधिया परिवार ने, जो है उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद क्वेश्चंस पूछता है कि ये भी क्वेश्चंस पूछता है कि कौन से वर्ग ऐसे थे जो 1857 के विद्रोह से जो है दूर रहे। वो थे शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग, क्योंकि आपको पता है कि उस समय में जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी और बहुत सारे शिक्षित वर्ग जो है इससे अनजान थे। ठीक है, क्योंकि ये विद्रोह जो था वो जमींदारों के विरुद्ध था, जमींदारों का शोषण था, और जहां शोषण किया गया था वहां जो है जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो शिक्षित मध्यम वर्ग भी जो है इनसे दूर रहे थे, इनको भी आप याद रखिएगा। और बिहार से ये और सबसे ज्यादा जो करीब रहा वह ग्वालियर के सिंधिया जो है सबसे ज्यादा करीब रहे। जमींदारों और साहूकारों और शिक्षित मध्यम वर्ग भी 1857 के विद्रोह से दूर रहे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछता है, इसीलिए मैंने इसके बारे में सारे कंटेंट आपको बता दिए। नेक्स्ट है 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन किसके क्षेत्र में सक्रिय थे, किस क्षेत्र में सक्रिय थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो वो आंसर है आपका कहां, बिहार के छपरा जिला में जो है सक्रिय थे। क्वेश्चन से ये पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन में बिहार के सर्व प्रमुख नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के सर्व प्रमुख नेता कौन थे? इसको याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम, हसन इमाम, ये सर्व प्रमुख नेता थे, महत्वपूर्ण नेता जो थे ये थे। और छपरा से कौन लीड कर रहे थे? तो आपको राहुल सांकृत्यायन पूछेगा आपसे। भागलपुर से कौन कर रहे थे? भागलपुर से। मुंगेर से कौन कर रहे थे? ठीक है, इसके बारे में मुंगेर से मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर कर रहे थे, इसको भी अब याद रखिएगा। ठीक है, और भागलपुर से जो कर रहे थे आपको उसका भी नाम आप जो है लिख लीजिएगा। भागलपुर से जो कर रहे थे वो दीप नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह। ठीक है, दीप नारायण सिंह जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और मुजफ्फरपुर से जो कर रहे थे उनका भी नाम लिख लीजिएगा, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से कौन कर रहे थे तो लिखिएगा मोहम्मद समी, मोहम्मद जो है सफी, मौलवी मोहम्मद सफी, मौलवी मोहम्मद सफी। मौलवी मोहम्मद सफी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। छपरा से कौन? राहुल सांकृत्यायन। और बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बिहार के किसान नेता थे? तो ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो ऑप्शन से समझिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार किसान नेता थे मगर बिहार के नहीं थे। कहाँ के थे? तो गुजरात के थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 आप सबको पता है। स्वामी शाहजानंद, तो ये होगा सही। स्वामी शाहजानंद क्या थे? किसान नेता थे। बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का नेतृत्व किया, उन्होंने स्थापना किया 1929 में। उसके बाद जो अखिल भारतीय किसान सभा जो लखनऊ में हुआ उसके प्रथम अध्यक्ष थे तो स्वामी शाहजानंद। स्वामी विद्यानंद थे क्योंकि ये दरभंगा में जमींदारों के विरुद्ध जो है उन्होंने दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन किया था। ये तो उत्तर बिहार दरभंगा के साइड में जो है ये किसान के नेता थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लोकप्रिय विश्वासों में यह था कि जीत उनकी होगी क्योंकि गांधी जी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में गांधी जी के बारे में क्या लोगों की भावना थी? क्योंकि गांधी जी बहुत लोकप्रिय हो गए थे। 1917 के चंपारण आंदोलन, उसके बाद चंपारण आंदोलन के ठीक बाद अहमदाबाद आंदोलन हुआ फरवरी 1918 में, और मार्च में ठीक 1 महीना के बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ठीक है, उसके बाद गांधी जी का जो है एक विश्वास बिहार में और तमाम देशों में हो गया था।
तो बिहार में लोगों का ये विश्वास था कि गांधी जी की ये जो 3 आंदोलन थे जिसमें अंग्रेजों को झुकना पड़ा, गांधी जी के को बात को मानना पड़ा, और ये अपने आप में एक पहला ऐसा था कि बिना कुछ किए हिंसात्मक आंदोलन किए हुए, बस एक जो है उनके बातों का इतना प्रभाव था कि लोगों ने उनको, अंग्रेजों ने जो है उनकी बात ये 3 आंदोलन में विश्वास कर लिया। इसीलिए गांधी जी के बारे में बिहार के लोगों का उस टाइम में ये विश्वास था कि गांधी जी क्या है, धर्म के प्रतीक थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया? आपको पता है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल हमने आपको पढ़ाया है। 1930, 1931, 1932 में अशोक गोलमेज हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस ने मात्र जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया। BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 1932 में कौन हुआ था? तो 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकांश बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है लागू किए गए थे। ये पूछ रहा है कब लागू किए गए थे? हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये कब लागू किए गए थे? 1885 में जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू किए थे पूरे बंगाल और बिहार के काश्तकारों के खिलाफ। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्गों की राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये तो है कि इन कारणों से किया, ये ध्यान भटकाने के लिए जो है इस तरह के ऑप्शन में डाल दिया जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय संयुक्त राष्ट्र किसान सभा का गठन कब किया? उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन ए है। बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 1949 में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब हुआ था ये आपको पूछ रहा। अखिल भारतीय में कब हुआ था? 1936 में हुआ था, लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ था। और 1929 में जो हुआ था वो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर के मेला में सभा में आयोजित करके घोषणा किया था। तो यहाँ पूछ रहा अखिल भारतीय, तो 1936 में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1930 के दशक में, मतलब 1936 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने रखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, जिसमें उन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1930 को हम जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये चीज तो है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले मांग किसने रखी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कब? 1921 में। तो इसका नाम हो जाएगा ये मौलाना हसरत मोहानी ने। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये अहमदाबाद का अधिवेशन था, इसको भी याद रखिएगा। अहमदाबाद अधिवेशन, गुजरात। अहमदाबाद अधिवेशन गुजरात में हसरत मोहानी जी ने पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। कब रखी गई इसको भी याद रखिएगा, 1921 में रखी गई। इसके अध्यक्ष कौन थे इसको भी आपको पता होना चाहिए। हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थे वो हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां जो है इस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में किसने लिखा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन्होंने किसने लिखा? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखा। राम प्रसाद बिस्मिल। और हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने। इसको भी आप याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र केस, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ठीक है, और अशफाक उल्लाह खां, इनको जो है फांसी की सजा दे दी जाती है 1927 में काकोरी षड्यंत्र केस में। तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैथरीन मयो, एक्सेलन हेक्सले और चार्ल्स एल्ड्रूज और विलियम डिग्वी
का संबंध क्या है? ये चारों आदमी जो है इनका सामान्य संबंध है किससे? ऑप्शन है आपके सामने। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय की स्थिति पर टिप्पणी की, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन जो है महात्मा गांधी के दोस्त थे, तो ये चार्ल्स एंड्रूज जो है ये महात्मा गांधी के दोस्त थे, बाकी नहीं। दिख कंफ्यूजन के लिए ही बहुत सारे लोग को ये कंफ्यूजन होगा कि एक आदमी को यदि इसके बारे में जानते हैं तो ये भी हो सकते हैं महात्मा गांधी के दोस्त, तो ऑप्शन डी होगा। नहीं, सिर्फ चार्ल्स एंड्रूज महात्मा गांधी के दोस्त थे। तो अब इनमें कॉमन क्या था, ये समान संबंध क्या थे? तो इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो स्थिति थी, भारत ने जो स्थिति ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की आर्थिक स्थिति जो बर्बाद हुई थी अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उसके बारे में इन्होंने टीका टिप्पणी की थी। ठीक है, भारत के फेवर में इन्होंने किया था। ठीक है, इनको अब याद रखिएगा, ये जो है गांधी जी के दोस्त हैं। ठीक है, इनके बारे में एक और याद रखिएगा, मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मयो है। मदर इंडिया के जो लेखक हैं वो कैथरीन मयो है। और विलियम डिग्बी जो है द अवेकिंग ऑफ इंडिया के लेखक हैं। विलियम डिग्बी जो है द अवेकिंग ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, उसका विषय क्या था? तो सबसे पहले अब याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट जो है कब जारी किया गया था? 1928 में जारी किया गया था। इस सबको सबसे पहले अब इसको याद रखिएगा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू से कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ज्यादातर लोग जवाहरलाल नेहरू समझते हैं। नेहरू रिपोर्ट किसने जारी किया था? तो इसको भी याद रखिएगा, ये मोतीलाल नेहरू ने जारी किया था। ये मोतीलाल नेहरू ने जारी किया था, इसको याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने जो है इसको जारी किया था। इसका विषय क्या था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था के बारे में इसका विषय था। नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने भारत की संवैधानिक व्यवस्था इसमें इसका विषय था। भारत को डोमिनियन स्टेट की इन्होंने मांग की थी नेहरू रिपोर्ट के अनुसार 1928 में। जब नेहरू रिपोर्ट जब जारी किया गया था तो इससे जो है जो उनके पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, वो इसके जो है विरोध थे इस रिपोर्ट में, क्योंकि इसका मुख्य मांग था डोमिनियन स्टेट। क्योंकि नेहरू ये बोलते थे कि आप डोमिनियन स्टेट की मांग हम जो है इससे पहले बहुत पहले करते थे, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। डोमिनियन स्टेट में जो नेहरू रिपोर्ट में जो दिया गया है इसको हम खारिज करते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ बेटा ही जो है पिता के विरुद्ध चल गया, और उन्होंने जो है इस विरोध में जो है एक प्रेशर ग्रुप, एक दबाव समूह का गठन किया, जिसमें दो महापुरुष जो है मिलके उस दबाव समूह का गठन किए, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस दबाव समूह का क्या नाम है उसको आप लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग पूछेगा एग्जाम में। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो है स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जो की स्थापना किसके विरुद्ध में हुआ था? ऑप्शन दे देगा मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो याद रखेगा मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट, जिसमें विषय था भारत का संवैधानिक व्यवस्था, डोमिनियन स्टेट जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसको याद रखेगा। उसके बाद 1929 का मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना उस अधिवेशन में जो है 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखते हैं। किसके विरोध वाला? नेहरू रिपोर्ट जो कांग्रेस ने दिया था उसके विरुद्ध में मुस्लिम लीग ने भी जो है 14 सूत्रीय कार्यक्रम अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने रखा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा 1929 में। नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये किन्होंने लिखा है? जिसमें सर्वहारा वर्ग के संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। इन लेखों के लेखक कौन है? न्यू लैम्प्स ऑफ फॉर ओल्ड, इनका नाम है श्री अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष शुरुआत में क्रांतिकारी थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इनको देखते हैं हम, इनकी काफ़ी जो है गतिविधियां रहती है।
और अरविंदो घोष लास्ट में अपने जीवन के समय में ये जो है पांडिचेरी में जो है योगी बन जाते हैं। वेद और उपनिषद में बहुत सारे इनकी जो है टीकाएं हैं, ठीक है। तो ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के जो है लेख हैं, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग के में जो है संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की उन्होंने आलोचना की थी। तो इसके लेखक जो है इस बुक में द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, तो उसके लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो घोष। इनकी और कुछ बुक है, उनको भी आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा गया है। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, ठीक है, द लाइफ डिवाइन, ये भी लिख लीजिएगा। द फ्यूचर पोइट्री, द फ्यूचर पोइट्री, द फ्यूचर पोइट्री। उसके बाद है सावित्री, सावित्री। इन तमाम के लेखक जो है श्री अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान नरम दल गरम दल में जो है कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है, समझ रहे हैं। उसके बाद भी जो है कांग्रेस की जो है बंटवारा होती रहती है, आपसी मतभेद रहता है। तो किन कारणों से इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलता है। शुरुआत में 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो सब जो है एक मत था, उसमें जो है ज़्यादा मतभेद देखने को नहीं मिलता है। और जैसे ही स्वदेशी आंदोलन होता है तो कांग्रेस में बंटवारा देखने को मिलता है। तो किन कारणों से? तो पहला आपके पास ऑप्शन है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियाँ, सही बात है। स्वदेशी आंदोलन में जो है रणनीति लेके ही जो है बंटवारा हुआ था। तो कांग्रेस आंदोलन का उद्देश्य, ये भी सही है। कांग्रेस शुरुआत में क्या थे, ब्रिटिश के प्रति जो है नरम भाव रखते थे, ठीक है। मगर कुछ लोग उसी में थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, ये लोग जो है, या बिपिन चंद्र पाल हो, जो गरम दल के लाल बाल पाल से जो कहलाते थे, वो कांग्रेस आंदोलन के जो उद्देश्य रहता था उसके जो है विरुद्ध रहते थे। फिर असहयोग आंदोलन में भी हमने देखा था स्वदेशी जो है आपको कांग्रेस जो स्वदेशी दल की स्थापना हो गई 1923 में, तो इस उद्देश्य को लेके ही, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी, इसके लेकर भी है, ठीक है। बहुत सारे आंदोलन में हम देखते हैं कि कांग्रेस में जो है बहुत सारे लोग जो है सक्रिय नहीं होते हैं, किसी में महिला किसान नहीं सपोर्ट करते हैं, समझ रहे बात को। इस तरह के आंदोलन किसमें जो है सभी जो है मध्यम वर्ग ने बहुत सारे रियासतें जो अंग्रेज जो हमारे राजा महाराजा थे वो सपोर्ट नहीं करते थे, तो बहुत सारे ऐसे जमींदार लोग सपोर्ट नहीं करते थे। तो ऐसे सारे बहुत सारे हम आंदोलन देखते हैं जिसमें हम लोग में आपसी एकता का अभाव रहा। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे में एकता आती है हमारे कांग्रेस के द्वारा, और उसके बाद जो है जो हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होते हैं। तो ये तीनों समस्याएं जो है पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमको देखने को मिलती है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम कब कब पारित किए गए? ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर हो जाएगा ए। 1835 में, 1867 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। 1878 बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में जो है किया गया था लॉर्ड जो है लिटन के समय में, ठीक है। उसके बाद 1835 में कौन सा अधिनियम आया था? तो प्रेस अधिनियम के तहत जो है मीडिया पे कंट्रोल किया गया था। प्रेस अधिनियम कब लागू किया गया था? प्रेस अधिनियम जो है 1835 में। और शुरुआत में जो है मीडिया पर नियंत्रित कर जब लागू किया गया था शुरुआत में, सबसे पहले 1835 में, उस समय में जो आपके गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड मेटकॉफ। इसको भी याद रखिएगा, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड मेटकॉफ, ठीक है। फिर 1867 में हम देखते हैं इसमें जो है पंजीकरण अधिनियम लागू किया था। 1835 में प्रेस अधिनियम, 1867 में पंजीकरण अधिनियम, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और 1908 में जो है समाचार पत्र अधिनियम लागू किया था। लिख लीजिएगा, समाचार पत्र अधिनियम जो है अपराध की श्रेणी में इसको घोषित कर दिया गया था। वो कब लागू किया गया था? 1908 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 में, प्रेस अधिनियम 1835 में, और 1867 में जो है
पंजीकरण अधिनियम लागू किया था। ये 4 जो है नियम लागू किए गए थे ब्रिटिश के दौरान मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है वाघेला विद्रोह कहाँ हुआ था? वाघेला विद्रोह तो ये हुआ था बड़ोदरा में। इस तरह के बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिया जाता है, इस तरह से आउट ऑफ सिलेबस टाइप का। ठीक है, तो ये वाघेला विद्रोह का ऐसे जो है कमी उल्लेख एनसीईआरटी में या कहीं और बुक में देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछ लिया जाता है, तो इससे घबराना नहीं। मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस अदर स्टेट, मान लीजिए आप बीपीएससी दे रहे हैं, मान लीजिए तमिलनाडु में इस तरह का कोई विद्रोह हुआ, या मान लीजिए कोई एमपी का कोई विद्रोह है, कोई इस तरह का विद्रोह है जो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, या हमने नहीं पढ़ाया आपको, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो ये यदि होगा प्रॉब्लम, यदि वो नहीं आता तो सबको नहीं आता होगा। ठीक है, उसमें 1-8% को आता होगा, तो इसमें कोई बात घबराने की बात नहीं है। तो वाघेला विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह का सही भौगोलिक स्थान कहाँ था? ये विद्रोह जो है बहुत फेमस विद्रोह है। ठीक है, जैसे आपका नील विद्रोह हुआ, ठीक है, उसके बाद संथाल विद्रोह, अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह। अभी बघेला विद्रोह, ये भी गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस विद्रोह है। तो कुछ फेमस विद्रोह जो है पूछ लिया जाता है, तो एक लिस्ट बना के आप रख लीजिए कुछ जो फेमस विद्रोह है किस किस क्षेत्रों में हुआ। तो ठीक है, उससे जो है इस तरह के क्वेश्चन यदि पूछेगा भी, आउट ऑफ सिलेबस टाइप का लगेगा भी, तो आप जो है वो क्वेश्चंस को आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो रामोसी विद्रोह का जो है भौगोलिक स्थान पूछ रहा है, मतलब किस एरिया में हुआ था। तो पहले ये जान लीजिए रामोसी विद्रोह हुआ कहाँ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था, सतारा क्षेत्रों में हुआ था। तो महाराष्ट्र किधर है, किस भारत में है, तो पश्चिमी भारत में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी भारत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इसका नेतृत्व किसने किया था? पश्चिमी भारत नहीं, पश्चिमी घाट की तरफ, क्योंकि ये सतारा, बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, कुछ उत्तरी कर्नाटका के रीजन, दक्षिण बम्बई, तो ये पश्चिमी भारत में ही सिर्फ नहीं हुआ था। पश्चिमी भारत में कौन कौन से आ जाएंगे? गुजरात आ जाएंगे, राजस्थान आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। ये पश्चिमी घाट की तरफ हुआ था, महाराष्ट्र के रीजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे कब हुआ था? 1822 ईस्वी में जो है सतारा में जो है रामोसी विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था उसको भी आप याद रखिएगा, सरदार चित्तूर सिंह, सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में, सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में जो है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र रीजन सतारा में जो है, सतारा में सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में 1822 में रामोसी विद्रोह हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी में, इसको भी याद रखिएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी में, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी के रीजन में किसके नेतृत्व में हुआ था? वासुदेव बलवंत फड़के। उसको भी आप याद रखिएगा कि वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में जो है कहाँ हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है फराजी कौन थे? बहुत बार पूछता है फराजी का नेतृत्व कौन थे? फराजी आंदोलन कहाँ हुआ? फराजी आंदोलन का नेतृत्व कौन था? तो फराजी एक तरह से आंदोलन था जिसके नेतृत्व नेता जो थे हाजी शरीफुल्लाह के अनुयायी थे। इसको याद रखिएगा, बीपीएससी जो है 3 से 4 बार जो है इससे क्वेश्चंस पूछा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा फराजी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, फराजी आंदोलन के नेता कौन थे, तो सारे का आंसर कौन होगा? हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पहले ये याद रखिए कि पागलपंथ की जो है कहाँ पे हुआ था? ये पागलपंथ की जो स्थापना हुआ था वो कहाँ पे? तो बंगाल में। ठीक है, स्थापना किसने की थी? तो करमशाह ने। इसको भी आप याद रखिएगा। पागलपंथ जो है एक तरह से जो है धार्मिक आंदोलन था। पागलपंथ जो था एक तरह से धार्मिक आंदोलन था जो उत्तरी बंगाल में जो है देखने को हमें मिलता है। इसका नेतृत्वकर्ता जो थे वह करमशाह थे। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये आप सबको पता होगा,
क्या नाम है? लोकमान्य जयप्रकाश नारायण। लोकहितवादी किसको बोला जाता है? यहाँ लखितवादी नहीं, यहाँ लोकहितवादी होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। लोकहितवादी किसको बोला जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। लोकनायक किसे बोला जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। लोक नेता, जन नेता, राष्ट्र नेता, ये किनको बोला जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। लोकमान्य किसको बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। नेक्स्ट है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन, किसने की? ये कौन सा अधिवेशन था? इसको भी आप देखिए, ये 37वां अधिवेशन था। कहां पे? तो बिहार में 2 अधिवेशन हुआ, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन और 1922 का गया अधिवेशन। बांकीपुर पटना में, ये गया में हुआ था। जिसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के, ये भी याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। कौन? CR दास, चित्तरंजन दास। स्वदेशी जो दल था, स्थापना जो हुई थी, तो इसके जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, तो यही थे। और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे, इनको भी आप याद रखिएगा। और 1912 का जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था पटना में, उस अधिवेशन जो 27वां अधिवेशन था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो RN मुथोलकर। RN मुथोलकर हमने आपको बताया भी था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये मिडावल हिस्ट्री का वैसे आ गया है, बता देते हैं। तो क्या है? गुरु गोविंद सिंह का, जो सिख के जो है 10वें गुरु थे। ये मिडावल हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया बीपीएससी में, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री से आ गया है क्वेश्चन, घबराने की बात नहीं है। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। हम जो है डिटेल से एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री से पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे। यहाँ पे जो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट है बिहार में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान पे किया? बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? चंपारण में, 1917 में। ये गांधी जी का क्या था? पहला सत्याग्रह। इसके बारे में पूरा डिटेल पूर्वक हमने आपको बताया है। नेक्स्ट है मैडम कामा 1907 में पहला तिरंगा झंडा कहां फहराया? तो यहाँ पे क्या है? स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट कहां पे है? जर्मनी में। इनको क्या बोला जाता है? भारत की क्रांति की जनक, भारतीय क्रांति की जो है इनको मां बोला जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। देखिए क्या पूछ रहा है? पहली यदि भारतीय नहीं रहता तो आंसर क्या हो जाता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी वो श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 के कोलकाता अधिवेशन से। यहां पूछ रहा पहली भारतीय महिला, तो क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की जो है इन्होंने अध्यक्षता की, कानपुर अधिवेशन की। और किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली कौन है? तो सरोजिनी नायडू, जो यूपी की बनी थी। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन सब है, आपको पता है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन जो है घोषणा की गई। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को क्या टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन को जो बहिष्कार की जो है तारीख घोषित किया जाता है कि इस दिन से हम स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। किसके एडवाइस से? कृष्ण कुमार मित्र के एडवाइस से। बंगाल विभाजन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वही इंडियन लीग वाले, ठीक है, भारतीय संघ वाले, इंडियन एसोसिएशन वाले, जो 1876 में जिसकी स्थापना की। 1874 में जो है उनको ICS के पद से जो है उनको हटा दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है जो प्रभावी कब हुआ बंगाल विभाजन? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं? तो बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है? स्वदेशी आंदोलन 1905 का। फिर 1905 में जो है बनारस का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? तो बनारस में होता है। कौन उसके अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम उसी समय में देखते हैं स्वराज, एक नया शब्द निकल के आता है। स्वराज मतलब अपना राज्य, अपना शासन। फिर उस स्वराज 1905 के बनारस अधिवेशन में उस स्वराज शब्द को जो है पहली बार जो है चर्चाएं होती है। फिर 1906 का जो है अधिवेशन होता है, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी करते हैं। 1906 का जो है अधिवेशन कहाँ होता है?
कोलकाता में होता है। ठीक है, तो बंगाल के विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन। इस तरह से आपको तोता की तरह जो है आपको पता होना चाहिए। तो आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा आप आराम से जो है उसको मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना हिमालय जैसी भूल या हिमालय ब्लंडर बताया? हिमालय जैसी भूल उन्होंने बताया। तो 4 फरवरी 1922 का दिन याद कीजिए, क्या हुआ था? चौरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश में। इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। असहयोग आंदोलन को उन्होंने जो है, क्योंकि गांधी जी हिंसात्मक पुजारी थे, यहाँ हिंसा हुआ, जो है वहाँ पुलिस चौकी को आग लगा दी गई आंदोलनकारी के द्वारा। कई पुलिस जो है लोग डेथ हो गई, कि कुछ लोग घायल हो गए जो है पुलिस। उसके बाद गांधी जी ने इसके बाद क्या किया? असहयोग आंदोलन के बाद को अपनी जो है हिमालय जैसी भूल बताई। तो किस घटना के बाद? तो चौरा चोरी की घटना के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी रहते हैं लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि 1858 में जो है वायसराय का पद आता है, और वायसराय जो है भी भारत के पहले वायसराय कौन बनते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग ही बनते हैं, क्योंकि इनके समय में गवर्नर जनरल का पद खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे लॉर्ड बेंटिंग के समय गवर्नर जनरल का पद शुरू होता है। ठीक है, तो ये कौन थे भारत के गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह में? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी समय में जो है बंगाल का गवर्नर वो मद्रास और बम्बई का गवर्नर जनरल भी हो जाता है इस अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कोलकाता में। ठीक है, किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ये था 56 से 59वीं तक पूछे गए इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, जिसको मैंने विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। अब आने वाला जो भी होगा, अब इससे आज जो है 52 से 55वीं जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस होंगे। तो हम इस तरह से जो है सभी सेक्शंस के जो है सभी जो है सब्जेक्ट्स के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने जो है रखेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।